हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 32 ऑफ जे एडवांस सीरीज। 100 डेज की सीरीज कर रहे थे और एक एक बार हमने सारा पोर्शन रिवाइज कर लिया और एक बार फिर से हम मिक्स क्वेश्चंस के एक नए मॉड्यूल पर आ गए हैं। और ये कुछ बहुत ही प्यारे और लॉजिकल सवाल हैं जिनको करने के बाद आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा और हर लेक्चर के एंड में आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होगी। तो आज फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं और कैलकुलस के 10 बहुत ही प्यारे सवाल देखेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंगल करेक्ट टाइप के हमारे 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। एक फंक्शन हमारे पास f है और एक फंक्शन हमारे पास g है। और 1 2 3 4 से 1 4 9 16 जैसा जा रहा है। ये थोड़ा एक्स स्क्वायर जैसी फीलिंग आ रही है। और ये 1 4 9 16 से इधर जा रहा है ना। 1 1/2 1/3 1/4 बाइजेक्टिव फंक्शन है बेटा। मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो 1 1 है और ऑन टू है, तो हर एक एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट से जाएगा, क्योंकि जितने एलिमेंट डोमेन में उतने ही कोडोमेन में। और खास बात यह है कि अगर इनपुट बड़ा है तो आउटपुट छोटा हो जा रहा है यहाँ। तो एफ जो फंक्शन है आपका वो डिक्रीजिंग है। और यहाँ पर अगर देखेंगे इनपुट बड़ा है तो आउटपुट भी बड़ा है, यानी जी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अपन एफ और जी दोनों बना सकते हैं। जैसे एफ है तो 1 2 3 4 से बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है 1 4 9 16 के अंदर, जो कि डिक्रीजिंग हो, यानी एफ ऑफ 1 हो जाएगा 16, एफ ऑफ 2 हो जाएगा 9, एफ ऑफ 3 हो जाएगा 4 और एफ ऑफ 4 हो जाएगा 1। तो एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर तो नहीं बना। इसी तरह जी ऑफ एक्स पे आते हैं। तो जी के अंदर यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 1 4 9 16, अच्छा 1 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा 1/2, उससे छोटा 1/3, उससे छोटा 1/4। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैल्यू बढ़नी चाहिए, मतलब सबसे छोटी वैल्यू 1 पे आएगी यानी 1/4, 4 पे उससे बड़ी 1/3, 9 पे उससे बड़ी 1/2 और 16 पे सबसे बड़ी 1। अब हमसे पूछ रहा है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ हाफ बताओ। तो जी इनवर्स हाफ निकालते हैं। तो अब इसमें अपन उल्टा चलते हैं, इनवर्स उल्टा होता है। तो जी ऑफ 9 जो था वो हाफ था, तो जी इनवर्स हाफ की वैल्यू हो जाएगी 9। मतलब हमें एफ इनवर्स ऑफ 9 बताना है यहाँ पे। और एफ ऑफ 2 9 था, इसका मतलब एफ इनवर्स 9 की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि नन ऑफ दिस। तो लॉजिकल सवाल था, मजा आया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं अपन, ये वाला ट्राई करेंगे। तो थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। एफ एक्स एक फंक्शन है एल एन एक्स बाई एक्स। अब एल एन एक्स बाई एक्स का अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो एक तो डोमेन देखोगे आप, पहले एक्स पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं तो u बाई वी से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा इसके केस के अंदर एल एन एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब एल एन एक्स बराबर 1 होता है ई पे। उससे पहले ये पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो ई तक तो ये करेगा इंक्रीज फिर डिक्रीज। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे 0 प्लस पे वैल्यू लो। तो इसके केस के अंदर अगर आप यहाँ पे वैल्यू बनाओगे तो ऊपर माइनस इन्फिनिटी, नीचे 0 प्लस, तो रेशियो माइनस इन्फिनिटी आएगा। 1 रखोगे तो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। और ई पे हमने कहा ई तक बढ़ेगा, तो ई पे आप देख सकते हो एल एन ई अपॉन ई 1 बाई वैल्यू आती। तो वहां तक ये इस तरह से बढ़ेगा और फिर उसके बाद कम होगा। इन्फिनिटी पे जाओगे तो एल एन एक्स बाई एक्स ऑलमोस्ट 0 जाएगा, तो डिक्रीज होते होते कहाँ जा रहा है, 0। तो ये तो एल एन एक्स बाई एक्स का ग्राफ है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो सोल्यूशन होगा किसका, एफ ऑफ एक्स बराबर के का। सोल्यूशन मतलब कैसा एक्स लें कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के बराबर आ जाए, उसको जी ऑफ के से डिनोट कर रहे हैं। तो अब जो जी ऑफ के फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव, मेनी वन, इनटू पीरियोडिक, ये बताना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो अब जी का ये डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से 0। तो जैसे जी ऑफ -4 ये पूछ रहे हैं। तो जी ऑफ -4 का क्या मतलब हो गया, जी ऑफ -4 का मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स बराबर 4 का सोल्यूशन, यानी कि ऐसा एक्स जिसपे हम जो एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं, जिसका हमने ग्राफ बनाया एल एन एक्स बाई एक्स वाला, हमारा एफ एक्स वाला। तो ऐसा एक्स जिसपे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, यहाँ पर जी ऑफ -4 था, तो जिसपे वैल्यू किसके बराबर आ जाए, -4 के बराबर। तो ये चीज अब अपन देखना चाहते हैं कि अब ये जो इसके आउटपुट निकल कर आएंगे एक्स के यहाँ से, इनपुट सॉरी एक्स जो भी है, तो ये क्या क्या हो सकता है। जैसे जी ऑफ -2 है, तो जी ऑफ -2 का मतलब हो गया कि जो हमने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स का -2 के बराबर होगा। ये सब देखना चाह रहे हैं। तो ये जो हम जी के अंदर इनपुट डाल रहे हैं के, ये होगा माइनस इन्फिनिटी से 0। तो मतलब अपन बेसिकली एफ एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला ये पूरा हिस्सा देखने वाले हैं। तो आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हो बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 0, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है और 1 पे 0 है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बराबर जब आप करोगे एफ ऑफ एक्स को, तो हर एक जगह एक अलग 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 वैल्यू आएगी। ये जो आपका इनपुट होगा ना, यहाँ अलग अलग इनपुट पे अलग अलग वैल्यू आएगी। और इनपुट आपका किसके बीच में आएगा, 0 से 1, यानी 0 से 1 रखने पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 आ जाएगी।
मतलब ये जो x होगा, जो आपका g ऑफ k का आउटपुट है, ये किसके बीच में आ जाएगा, आपका 0 से 1 के बीच में। और हर एक जगह अलग अलग आउटपुट है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में 0 से 1 पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब ऑन टू हो गया। और हर अलग इनपुट पर अलग आउटपुट है, मतलब 1 1 भी हो गया। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है। डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट था, ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट था। अच्छा सवाल था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ये आ, है तो वैसे मतलब फंक्शन जैसा लग रहा है, पर एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। और खुद से आप ट्राई करना, और उसके बाद अब मैं तरीका डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। कई बार इस तरह की जो सीरीज होती है, उसमें कई बार हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते हैं, या कभी आइडेंटिटीज लगाते हैं। अब यहाँ जो इसके अंदर छुपी हुई सीक्रेट है, वो ये है कि इसको 2 cos θ + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब होगा क्या, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर जब अपन 2 cos θ + 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 cos θ + 1 से अपन डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अब देखो एक ट्रेन बनती जाएगी। जैसे सबसे पहले 2 cos θ + 1 किसको मिलेगा, यहाँ पे 2 cos θ - 1 को, तो ये बन जाएगा, आपको पता है, 4 cos² θ - 1। अब 4 cos² को आप लिख सकते हैं 2 cos² θ - 1। और आपको पता है 2 cos² क्या होता है, 2 cos² होता है cos2θ + 1। तो ये अंदर cos2θ + 1 आएगा, जिसको डबल करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos θ + 2 - 1। अब देखो ट्रेन बन गई। अब ये ऐसा ही पैटर्न यहाँ बनेगा, 2 cos2θ + 1 और 2 cos2θ - 1। ये मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा 2 cos4θ + 1। फिर 2 cos4θ + 1, 2 cos4θ - 1, ये बन जाएगा 2 cos8θ - 1, सॉरी, यहाँ +1। तो यहाँ पे एंगल जो होंगे इस तरह से क्या होते जाएंगे आपके पास, इस तरह डबल होते जाएंगे। भाई आप जैसे जैसे आगे जाओगे, तो इसके केस के अंदर आप देखोगे कि हमारे जो एंगल है वो क्या होते जा रहे हैं, डबल। जैसे हमने 2 cos θ + 1 इसको दिया था, तो वहां पर हमारे पास आ गया था 2 cos2θ + 1। वो इसको दिया तो 2 cos4θ + 1। फिर अगले पे 2 cos8θ + 1। तो ये लास्ट तक जाएगा, तो मान लो आ गया 2 cos2n θ + 1। नीचे आपके पास पड़ा है 2 cos2n θ - 1। और जो हमने इनिशियली मल्टीप्लाई किया था, वो हमें यहाँ पे डिवाइड के अंदर भी, इसके केस के अंदर लेना पड़ेगा। अब n कोई कैसा भी नेचुरल नंबर हो सकता है अपने पास, तो π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2n आप बहुत आगे जा रहे हो, हालांकि इनको लिखना चाहिए था कि n थोड़ा सा बड़ा नंबर है, जैसे >= 3 और समथिंग। तो उसमें फिर क्या होता है कि 2 की बहुत बड़ी पावर से π/4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अच्छा, एक और करेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में फिर +1 आएगा, अदरवाइज ये कट नहीं हो पाएगा ना नीचे। यहाँ पर इसके केस के अंदर जो है, यहाँ पर गड़बड़ हो नहीं, ठीक है, चलने दो, जरूरत नहीं करेक्शन की। तो ठीक है, नीचे माइनस ही रहने दो। तो यहाँ पे 2 cos2n θ अगर आप रखोगे, तो फिर 2n × π/4 बनेगा। अगर मान लो n 3 या 3 से बड़ा है, तो ये 2π का मतलब इवन मल्टीपल हो जाएगा, वो जो कि 1 होता है। तो 2 × 1 + 1, नीचे 2 × 1 - 1 हो जाएगा। ऑल्दो इनका आंसर सिर्फ इसी से आ रहा है, 2 cos π/4 + 1 का रैशनलाइज करने पर। तो आई थिंक इन्होंने नीचे शायद या तो प्लस रखा होगा, ताकि इनका ये पार्ट कट गया होगा। बट कोई बात नहीं, मेन आंसर से फर्क नहीं पड़ता हमें। ये यहाँ पर प्लस है, तो ये कट के आ जाएगा आंसर, ये भी प्लस हो जाएगा। बट मेन चीज जो हमें सीखनी है, वो ये सीखनी है कि यार ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस तरह से सीरीज, इस तरह से चेन बन सकती है, और भी दूसरे क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन लॉजिकली बहुत ही शानदार सवाल है, मजा आएगा करने में। एक्स बोल रहा है 30 से 40 में कितने सॉल्यूशन होंगे, इंटीजर पार्ट साइन एक्स, इंटीजर पार्ट x/2π, और इंटीजर पार्ट 2x/5π की। ये तो है बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली लॉजिकल चीज जो आपको चमकनी चाहिए, वो ये है कि यार ये इन दोनों का सम है। मतलब जो 9x/10π अपने पास दिया हुआ है ना बेटा, ये 9x/10π एक्चुअली x/2π और 2x/5π इसका सम। तो अपन क्या कर सकते हैं, इंटीजर पार्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इंटीजर पार्ट इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएंगे, दो अलग अलग फ्रैक्शनल पार्ट्स आ जाएंगे, है ना। हालांकि मैं सॉल्व इसी इक्वेशन को करूंगा, पर मैं ये चीज आपको हाईलाइट करना चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है इंटीजर पार्ट और एक्स होता है, और हमें दिखता ही नहीं है कि अरे यार, ये तो क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको मजा आ जाएगा कि अरे सर, ऐसे भी सोच सकते हैं क्या। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटीजर पार्ट साइन एक्स एक इंटीजर होगा, इंटीजर पार्ट x/2π भी इंटीजर होगा, 2x/5π भी एक इंटीजर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर आएगा, इंटीजर। अब राइट हैंड साइड के अंदर भी अगर आप चाहते हो कि 9x/10 पे उसके बराबर हो, तो इसका मतलब ये जो है, ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर तब होगा जब ये 9 तो डिवाइड होता नहीं इससे, मतलब जब ये x जो है ये 10π का मल्टीपल हो जाए। अगर x 10π का मल्टीपल हुआ, तो वो कट होके इंटीजर दे सकता है।
और मजे की बात यह है कि 30 से 40 में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पे इंटीजर होगा। जैसे k को आपने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू आ रही है ना। पर 30 से 40 में सिर्फ एक 10 पाई होगा, है ना, वो 31.4 के आसपास आता है। तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन आएगा तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब आप चेक कर लो, सिंपल सी बात है, साइन 10 पाई हो जाएगा 0। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 5 पे भी वैल्यू 0 आती है क्योंकि इंटीजर है, और इधर डिवाइड करोगे तो 4 पे भी 0 आती है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है बेटा, पर तरीका जो है ना सोचने का, जो यूज कर रहे हैं उस पर फोकस करना, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डोमेन है, तो ये सिंपल है, आप भी कर सकते हैं ट्राई। तो जैसे अगर मैं अंदर की बात करूं तो यहाँ पर 3 माइनस साइन 2x पॉजिटिव ही होता है। साइन थीटा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि 3 को भी नेगेटिव बना दे, तो ये तो पॉजिटिव है। अगर ये वाला स्क्वायर रूट आप लेते, मान लो ये बाहर वाला नहीं होता, तो हम सिंपली ये वाला लेते, मान लो ये स्क्वायर रूट, सपोज दो ही स्क्वायर रूट है तो अंदर वाला पॉजिटिव है, तो आप ये चाहते हैं कि भाई 2 जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए किससे, 3 माइनस साइन 2x। अब क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, अदरवाइज स्क्वायरिंग अलाउड नहीं होती है। तो 4 3 माइनस साइन 2x से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और यहाँ से आ जाएगा साइन 2x भेज देंगे लेफ्ट में, 4 राइट में, तो आ रहा है साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये तो ऑब्वियस बात है ना यार, -1 या -1 से तो बड़ा ही होगा। तो अंदर वाले दोनों स्क्वायर रूट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑल रियल आर ट्रू। बाहर वाले के लिए भी देख लेते हैं एक बार, तो 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 माइनस साइन 2x। तो अभी अपन ने देखा पहले दो स्क्वायर रूट के डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, पॉजिटिव भी आ रहा था, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते बेटा। तो 1 आ जाएगा 2 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस साइन 2x। अब 3 माइनस साइन 2x उधर भेज देते हैं, और 1 को भेज देते हैं कहाँ पे, राइट साइड में 2 माइनस 1। स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब बोथ साइड पॉजिटिव होती है, बोथ नेगेटिव होती है तो साइन चेंज हो जाता है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है तो स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो यहाँ से आ रहा है साइन 2x जो आएगा वो 2 से छोटा आएगा, वो भी ऑब्वियस है। तो ये सारी बातें जो हैं ये क्लियर हैं, हमेशा ही होल्ड करती है, तो कोई डोमेन से घबराने की जरूरत नहीं है, ऑल रियल आंसर है। ये आज का अपना सेकंड इजीएस्ट सवाल था। 6 क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और बहुत प्यारा सवाल है। तो इस तरह की फंक्शनल इक्वेशंस में टाइम पीरियड कैसे निकालना है आज अपन वो सीखते हैं। तो इसके अंदर अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 का गैप, तो अपन यहाँ सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, अपन x को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किससे, x प्लस 2 से। और आप ऐसा जरूरी नहीं, मतलब जनरली 2 करते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको x प्लस 1 भी रखना पड़ जाए। तो x प्लस 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x प्लस 3 प्लस f ऑफ x प्लस 1, और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास √2 f ऑफ x प्लस 2। ऐसी चीज आ गई। मान लो 1 करते कि नहीं सर, हम तो 1 करेंगे, तो f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x, ये आ जाएगा आपके पास √2 f ऑफ x प्लस 1। इसमें अब आप x की जगह x प्लस 1 रखते तो ये आप ऊपर पहुंच जाते। तो इस तरह से अपन पहली चीज ये सीखने जा रहे हैं कि अपन इस तरह से क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई करने की अपन यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है, और जरूरी नहीं आप यहाँ पे रुको, आप और कर सकते हो कि जैसे भाई आपने इसमें 2 ऐड कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ये आ गया √2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3, इस तरह से। तो ऐसे चीजें बनाई जा सकती है। बेसिक पॉइंट जो हमारे कहने का मतलब है वो ये है। इसमें भी जैसे x की जगह x प्लस 1 या x प्लस 2 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4, ये तो खैर इसी में हो जाएगा, 2 रखोगे x की जगह x प्लस 2 तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, √2 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 के। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, फिर आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो बेटा। जैसे सब्ट्रैक्शन किया तो ये चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस में एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर √2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऐसा। तो ये कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो आपने किया सब्ट्रैक्शन, तो इसके केस में सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, √2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो इस तरह से आता है। फिर अब जैसे यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब अपना अगला टारगेट ये हो जाएगा कि अपन किसी तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का डिफरेंस निकाल लें, या इसको एलिमिनेट कर लें, मतलब अब √2 एलिमिनेट करेंगे। अल्टीमेट गोल यहाँ पहुंचना है आपको कि इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन से अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स तक आप पहुंच गए, तो ये जो टी होता है ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। अब उसके लिए आप किसको ऐड करोगे, है ना,
किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, किस तरह से उसको अपन अप्रोच करेंगे, ये यहाँ पर जो चीज़ होती है ये हमारे लिए चैलेंजिंग होती है। कि मान लो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता तो आसान हो जाता। अब यहाँ पर भी वेरिएबल है तो आपको इसको भी हटाना पड़ेगा, रूट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट को भी हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये अपन को यहाँ पर सीखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपके लिए 4 इक्वेशन बनाई है, आप भी इस तरह सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और ये जो रोज एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आज वाला क्वेश्चन है होमवर्क का। अगर नहीं होगा तो कमेंट्स में बताएंगे, आंसर क्या आता है मुझे बताएंगे, तब मैं आपको बता पाऊंगा यस या नो। और अगर सोल्यूशन आप नहीं पहुंच पाते तो मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कल की क्लास से पहले। तो बहुत प्यारा सवाल है, जरूर करना, क्योंकि एडवांस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप एफ ऑफ एक्स से टाइम पीरियड निकाल लेते तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। तो ये आ सकता है एडवांस में, तो सीरियसली लेंगे इस होमवर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये आई थिंक आज का इजीएस्ट सवाल हो सकता है। तो दो केस बनाएंगे बेटा, मॉड एफ एक्स को आप वाई लिख लो, तो एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2y। तो सबसे पहला केस लेते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो x प्लस वाई 2y आ जाएगा, यानी x बराबर y, है ना। तो देखो y पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स x भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स में उल्टा लिख दिया जाता है। अब यहाँ तो x बराबर y है तो एफ एक्स ही एफ इनवर्स x है, तो मतलब बेसिकली एफ इनवर्स x भी आपका x के बराबर ही आ जाएगा, इनपुट पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव दोनों। सेकंड केस में जब y नेगेटिव लोगे, मतलब ये एफ ऑफ x ऐसे खुलेगा, x माइनस वाई बराबर 3y, इस तरह से, सॉरी 2y। तो यहाँ से आपके पास x बराबर आ जाएगा 3y। अब y नेगेटिव है तो ऑफकोर्स x भी नेगेटिव होगा, और x को y के टर्म्स में लिखते हैं भाई, हमारा f इनवर्स x होता है, तो यहाँ से f इनवर्स x आ जाएगा 3x, अगर x नेगेटिव है तो। और ये अब आपको बारी बारी से सब खोल के देखना पड़ेगा। तो ये अब जब x पॉजिटिव है तब f इनवर्स x भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो f इनवर्स x भी नेगेटिव है। तो ये डेफिनेशन यहाँ बहुत अच्छे से सूट करती है। जैसे आप f इनवर्स x अगर पॉजिटिव ले लोगे तो ये f इनवर्स x उधर जाके ऐड होगा, 3x बराबर 3f इनवर्स x, 3 3 कट जाएगा, ये आ गया। अगर आप एफ इनवर्स एक्स को नेगेटिव लोगे डी को ओपन करते हुए, तो उधर जाएगा, अब नेगेटिव लोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एफ इनवर्स एक्स 3x आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉजिकल है, प्यारे हैं, बट सिंपल है, इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट में पैटर्न बनाना है सीक्वेंस एंड सीरीज से, और पाइथागोरस आपको लगानी आती है। फिर हम जाकर इसकी लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पैटर्न बनाएंगे, जैसे पी एन ए पी एन प्लस वन एंगल चाहिए ना अपन को, तो अपन यहाँ पर पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको साइन थीटा पसंद है, तो आप पहले साइन निकालो पी वन ए पी टू का, फिर आप निकालेंगे साइन थीटा किसका, पी टू ए पी थ्री का, फिर आप निकालेंगे यहाँ पे साइन थीटा किसका, पी थ्री ए पी फोर का, फिर आप निकालेंगे साइन थीटा किसका, पी फोर ए पी फाइव का, और ये पैटर्न चलता रहेगा ऐसा। तो तब तक आप जब लास्ट में पहुंचेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे ये फर्स्ट ट्राइंगल है, तो वन और वन है, तो इसका जो हाइपोटेनस आएगा ये √2 आएगा। तो पहला जो आपका साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा की बात कर रहा हूँ बेटा, ये आ रहा है 1/√2। फिर यहाँ पे √2 और 2 पे आप पाइथागोरस लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो ये √6 आ जाएगी साइड, तो अगले पे आ जाएगा 2/√6। फिर आप यहाँ पर 4 और √6 पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस √6 का स्क्वायर 6, 16 प्लस 6 हो जाएगा 22, तो ये √22 आ गया ऐसा। तो यहाँ पर अब साइन थीटा 3 जो है वो 4/√22, एक लास्ट निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, इसका 22, 64 प्लस 22 क्या होता है 86। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8/√86। अब पैटर्न देखो बेटा, ऊपर 1 2 4 8, ये 2 की पावर है, एक एक पीछे चल रही है, तो ऊपर 2 की पावर n-1 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, वो यहाँ पे हिंट इन्होंने लिखा भी है ऑलरेडी। नीचे जैसे अगर आप देखोगे तो आपके पास रूट के अंदर 2 6 22 86, ये सो ऑन, ये पैटर्न आपके पास चलता जा रहा है। तो अगर आप इसका डिफरेंस लोगे, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 4 16 64, तो डिफरेंस में एक जीपी आ रही है 4 की पावर में। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का शॉर्टकट हमने ऑलरेडी देख रखा है, जिसके अंदर क्या होता है, अगर डिफरेंस जीपी में होती है तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करके जनरल टर्म लिख सकते हैं a इंटू कॉमन रेशियो की पावर n प्लस बी। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइबर हैं और आप वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये याद रख सकते हैं अगर जीपी में मेथड ऑफ डिफरेंस लग रहा है तो। तो अब यहाँ पे ए और बी निकालेंगे कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 के बराबर, तो n को 1 रख दो, तो 4a प्लस बी आ जाएगा 2। सेकेंड टर्म रूट में 6 है तो यहाँ पे 2 रख दो n की जगह, तो 16a प्लस बी जो आएगा ये 6 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा, तो 12a जो आ रहा है ये आई थिंक 4 आ जाएगा, तो a हो जाएगा 1/3, है ना। और अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उधर भेज के, तो a को 1/3 रख दो, 2 माइनस 4/3, b आ जाएगा 2/3। तो इसका मतलब आपका जो साइन थीटा आएगा, जो आपको यहाँ निकालना है पी एन ए पी एन प्लस वन वाला,
तो ये इसका nth टर्म जो आएगा इसके अंदर ऊपर तो आ जाएगा 2n-1 और नीचे अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a आ गया है 1/3 इंटू साथ में अगर यहाँ पे देखें तो 4 की पावर n को आप 2 की पावर 2n लिख सकते हो और प्लस में 2/3। तो इसमें क्या करो आप ऊपर नीचे 2 की पावर n से डिवाइड कर दो। तो ऊपर नीचे 2 की पावर n से डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 की पावर -1 बचेगा, रूट में वो 2 की पावर 2n बन जाएगा। तो वो कुछ ऐसा आएगा और क्योंकि n आपका इन्फिनिटी जा रहा है तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा √3/2 और √3/2 कब होता है π/3। तो अच्छा क्वेश्चन है बहुत और मजेदार सवाल था, मजा आया करके। 9th बहुत आसान सवाल है, होना चाहिए आपसे। तो वो बोल रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे ये कंटिन्यूस है तो मतलब 0 + 0 और 0 माइनस पे वैल्यू बड़ा बराबर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे h रख दूं सब जगह, जैसे इधर अल्फा प्लस साइन ऑफ इंटीजर पार्ट h अपॉन h। अब यहाँ पे h अगर आप 0 प्लस रखोगे ना तो इंटीजर पार्ट 0 चला जाएगा और वो भी एग्जैक्ट 0। तो साइन 0 0 होता है तो 0 अपॉन बहुत छोटी वैल्यू 0 आएगी, भले h कितना भी छोटा होता है 0 तो नहीं है। तो ये अल्फा आ रही है इसकी लिमिट, ये 2 के बराबर होगी। बीटा के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीरीज लगानी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा x - x³/3 प्लस x की पावर 5/5 साइन x का एक्सपेंशन माइनस में x है और नीचे x³ से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी अपन h पुट करेंगे, बस h जो है वो 0 माइनस जाएगा तो ये -h³/6 फिर h की पावर 5/120 डॉट 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 और नीचे h³ आ जाएगा। तो ये h³ इसको कट कर देगा। अब ये वैल्यू जैसे पॉजिटिव आएगी h² पर ये बहुत छोटी है तो ये पे -1/6 बन रहा है। तो अब h 0 प्लस हो 0 माइनस हो आगे तो बहुत छोटा है, इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो -1/6 का इंटीजर पार्ट हो जाएगा -1। तो ये आ गया बीटा -1 के बराबर। तो बीटा 3 आ गया और अल्फा की वैल्यू आ गई 2। तो पूछ रहा है बीटा किसके बराबर होगा, तो वहां से अब अपन इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आसान था, ये मेंस में आते हैं ऐसे सवाल। और एक बहुत ही अच्छे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से आज का अपन ये लेक्चर खत्म करेंगे, जिसमें आई डेफिनेटली फील आपको मजा आया होगा। और ये वाला जो सेकंड मॉड्यूल है, जैसे फर्स्ट मॉड्यूल 31 डेज चला था, तो ये रफली 44 डेज के अराउंड मैं प्लान कर रहा हूँ, डे 75 के अराउंड। और उसके बाद जेई एडवांस की सीरीज करेंगे अपन, रिमेनिंग जो 25 डेज होंगे, मॉक्स जो होंगे, टेस्ट जो होंगे, पीवाईक्यूज जो होंगे, तो उसमें थोड़ा डीप एनालिसिस रहेगा कि यार कैसे अप्रोच किया जा सकता था इस क्वेश्चन को अगर आप उस वक्त एग्जाम हॉल के अंदर थे। तो बहुत मजेदार रहने वाला है सेशन। तो आधे आधे घंटे के रफली वीडियोस होते हैं, तो क्वेश्चंस आप साथ में लगाएं, जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। कमेंट्स में आप होमवर्क के आंसर लिख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो वो बता सकते हैं कि भाई उन्होंने कितने सवाल किए हैं, है ना। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। तो 10th पे आते हैं और बहुत क्लोज है हम 2000 सब्सक्राइबर्स के, तो उसको सब्सक्राइब करें, अच्छे से अपन और वीडियोस लाते रहेंगे। तो पहले एफ देखो ना, एफ क्या है, मॉड टी प्लस टी माइनस 1। तो यार ये बोर्ड शेप्ड ग्राफ होता है, इतना मॉड आई थिंक अपन ने पढ़ लिया है कि इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच में, जैसे 0 पे या 1 पे वैल्यू 1 आएगी तो ये ऐसा बनेगा, इसके आगे 2t - 1 बनेगा और इससे पहले अगर जाओगे तो आई थिंक 1 - 2t बनेगा। पर ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत, ये सीख लिया ना तो आपने, तो आपको मजा आ जाएगा। तो बोल रहा है x-1 से x के बीच में एफ ऑफ टी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो जी एक्स होगा। अब इसका क्या मीनिंग है, समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। जैसे जी ऑफ 0.5 निकाल रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0.5 रख दो, तो इसका मतलब -0.5 से लेकर के 0.5 के बीच में जो भी एफ की मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो -0.5 इधर होगा और 0.5 कहाँ होगा इधर। तो इधर ये वैल्यू आ रही है, फिर ये वैल्यू कम हो रही है और ये फिर ये वैल्यू कांस्टेंट हो रही है। तो आपको दिख रहा है हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, -0.5 पे मिल रही है। तो जी ऑफ 0.5 किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ -0.5। अब जो ये चीज अपन को करनी है 0 से 1 के लिए करनी है। जैसे अगर आपको जी ऑफ, मान लो जी ऑफ 0 चाहिए, तो आप क्या करोगे, -1 से 0 के बीच में एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे। तो -1 से 0 के बीच में -1, पीछे तो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना यार, -1 से 0 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -1 पे आ रही है। तो इसका मतलब जी ऑफ 0 क्या आ गया, एफ ऑफ -1। इसी तरह अभी अपन ने देखा था जी ऑफ 0.5 क्या आ गया, एफ ऑफ -0.5। इसी तरह मान लो आप जी ऑफ 0.8 निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, पीछे x-1 -0.2 से लेकर के आगे आप जाओगे 0.8 तक की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये एफ ऑफ -0.2 आ जाएगा। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो ना, वैल्यू कम होती रह रही है या बराबर हो रही है। तो आप जब जी ऑफ 0 से 1 निकालोगे और आप x-1 से x के बीच में, यानी -1 से 0 के बीच में आप मैक्सिमम वैल्यू चेक करते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि आगे जाके तो कर्व क्या होता जा रहा है,
वैल्यू कम लेता जा रहा है, आगे जाके तो कांस्टेंट हो गया, जब तक 1 तक नहीं पहुंच रहे तब तक तो कम होता जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू से x माइनस 1 पर ही मिलेगी आपको सबकी। मतलब आपका जो gx का ग्राफ बनेगा वो यही वाला ग्राफ फोटोकॉपी होके बन जाएगा, किसके बीच में, 0 से 1 के बीच। f की वैल्यू -1 पे 3 आ रही थी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और f की जो वैल्यू 1 पर आ रही थी वो आ रही थी 1 के बराबर। तो ये ग्राफ हो गया आपका 0 से 1। अब आप 1 से 2 में तो लाइन बनाओगे, तो 3 माइनस 1 आएगा ओपन टू, और फिर 3 माइनस 2 आ जाएगा क्लोज वन। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है, तो जहाँ एक जगह ग्राफ ब्रेक हो रहा है बस वहीं पे नॉन डिफरेंशियबल होगा, बाकी सब जगह डिफरेंशियबल है। एंड पॉइंट्स पर भी अपन सिर्फ एक ही साइड डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, जैसे इधर यहाँ स्लोप -1 है, इसके लेफ्ट में भी स्लोप -1 है जो फाइनाइट है, तो 0 और 2 पे भी दिक्कत नहीं, दिक्कत बस इस एक पॉइंट पे जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे टाइम पीरियड होमवर्क के लिए बताएंगे, और बाकी सारे सवाल आप दोबारा लगाएंगे जिसमें कई सारे बहुत अच्छे सवाल थे। नेक्स्ट 10 सेट ऑफ सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के लिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहे चैनल पे। थैंक यू फॉर बी।